हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर ऑन लोड पे किस प्रकार से रिएक्ट करता है। पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर जब शून्य भार पर होता है तो उसके अंदर किस प्रकार के कंपोनेंट बनते हैं और जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन से कंपोनेंट पावर लॉस करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, इसके बारे में जाना था। आज का जो चैप्टर यानी जो टॉपिक रहेगा वो है कि ट्रांसफार्मर ऑन लोड पर, यानी ट्रांसफार्मर ऑन लोड पर। ट्रांसफार्मर ऑन लोड पर कैसे रिएक्ट करता है और ये कितने प्रकार के लोड लगाए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रांसफार्मर चैप्टर चल रहा है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है अगर उसको लोड पर लगाया जाता है, यानी लोड आपके तीन प्रकार के होते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड, तीन प्रकार के लोड होते हैं। इन तीनों प्रकार के लोड पर कैसे ट्रांसफार्मर रिएक्ट करता है, उसका पावर वेक्टर क्या हो जाता है, ठीक है। तो उससे पहले अपने जानते हैं कि जब लोड लगाया जाता है तो फ्लक्स कितने प्रकार के बनते हैं और कौन सा फ्लक्स किसका विरोध करता है, इसके बारे में। तो मैं यहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बना रहा हूँ, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है इसके बारे में मैंने बता दिया था कि इसके अंदर जो रास्ते होते हैं आने के फ्लक्स के और जाने के वो क्या होते हैं, ओनली फॉर मारक कितने होते हैं, एक ही मारक होते हैं। और इसके अंदर जो फ्लक्स लीकेज का मान वो भी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये आपकी साइड आ गई है प्राइमरी साइड, ठीक है, जिसे मैंने एसी सप्लाई से क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं सेकेंडरी साइड में। सेकेंडरी साइड में मैंने क्या लगा दिया गया है, यहाँ पर एक लोड लगा दिया गया है। कोई सा भी लोड हो सकता है, वो रेजिस्टिव हो या फिर कैपेसिटिव हो, अपने बाद में देखेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने सप्लाई से V1 यानी वोल्टेज को संयोजित किया, ठीक है। वोल्टेज को मैंने संयोजित किया तो वोल्टेज इनके प्रतिरोध के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में धारा का प्रवाह क्या हुआ, स्टार्ट हो, यानी IP धारा क्या होगी, फ्लो हुई। IP धारा फ्लो होने से क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें एक चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण हुआ और उस चुंबकीय फ्लक्स ने जो दिशा तय की वो थी प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक। इस टाइप से ये चलता रहा। इसका पथ क्या है कि प्राइमरी से निकला फ्लक्स और सेकेंडरी में गया और फिर सेकेंडरी से प्राइमरी में, ऐसा करता हुआ पूरा एक कंप्लीट पथ इसने क्या किया, प्रदान किया। कौन सी वोल्टेज से, यानी जब V1 यानी सप्लाई वोल्टेज जब संयोजित की तो रेजिस्टेंस के कारण धारा फ्लो हुई और धारा के कारण क्या हुआ, फ्लक्स बना। और इस फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है कि इस साइड है प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ φP यानी प्राइमरी का फ्लक्स। यहाँ तक था कि शून्य लोड पर अपनों ने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर लोड का मान नहीं है तो ओनली फॉर क्या होगा, ये जो फ्लक्स है वो बनेगा और सेकेंडरी क्या करेगी, इस फ्लक्स का छेदन करेगी और यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, V2 का मान मिलेगा यानी E2 का मान मिलेगा, ठीक है। सेकेंडरी में तो E2 का मान मिलेगा और E2 का यहाँ पर क्या होगी, वोल्टेज होगी और धारा का मान क्या होगा, नगण्य यानी जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लोड का मान है नहीं। जब लोड का मान होता है तभी क्या होती है, धारा फ्लो होती है, उससे पहले कोई नहीं धारा फ्लो होती है। अब बात करते हैं कि अपने पढ़ रहे हैं कि ऑन लोड कंडीशन, यानी ऑन लोड कंडीशन के अंदर मैंने लोड लगा रखा है तो जाहिर सी बात है कि इसके फ्लक्स से क्या हुआ कि सेकेंडरी में क्या हुआ, फ्लक्स का छेदन हुआ और फ्लक्स के छेदन से क्या हुआ कि यहाँ पर E2 का मान पैदा हुआ, यानी यहाँ पर वोल्टेज पैदा हुई और ये वोल्टेज लोड में जाएगी और लोड में से क्या होने लगेगी, धारा प्रवाह। तो इस धारा को क्या बोला जाएगा, IS यानी सेकेंडरी में धारा। यहाँ तक समझ में आया सभी को कि जो धारा जाएगी लोड में वो क्या कहलाएगी, IS यानी सेकेंडरी की धारा। अब आप सभी को पता है कि ये जो धारा होती है, ये वाली धारा, जब धारा फ्लो होगी तो आप सभी ने पता है कि जब धारा फ्लो होती है तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, वो चीज़ यहाँ भी पढ़ी थी। ये धारा चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगी और यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा और जिसके कारण क्या होगा कि ये जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है ये उस फ्लक्स का क्या करेगी, ये फ्लक्स का निर्माण करेगी। उस धारा से क्या होगा कि एक फ्लक्स का नया निर्माण होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी सेकेंडरी टू प्राइमरी। इसकी जो डायरेक्शन मैं इस साइड से दिखा रहा हूँ, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेकेंडरी टू प्राइमरी।
यहां तक समझ में आया सभी को? इस फ्लक्स को नाम देता हूं मैं φs, यानी सेकेंडरी में फ्लक्स। अब आपको पता है कि जब शून्य लोड पर होता है, ट्रांसफार्मर 0 बार पर होता है, तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रकार के फ्लक्स का उत्पन्न होता है। तो आप बताओगे कि प्राइमरी में ओनली 4 फ्लक्स उत्पन्न होता है, सेकेंडरी में नहीं। अब जब लोड कनेक्ट किया जाता है तो प्राइमरी में भी उत्पन्न होता है और सेकेंडरी में भी उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं कि ये जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, ये फ्लक्स कहाँ जाएगा? ये टर्न क्या करेंगे? छेदन करेंगे, और इस छेदन से क्या होगा कि यहाँ पर E1 का जो मान है वो अपने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो रही है? IB धारा जा रही है। अब आपको पता है कि एक फ्लक्स की डायरेक्शन इस साइड है और एक फ्लक्स की डायरेक्शन इस साइड है, यानी दोनों के अपोजिट साइड है, एक दूसरे का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो फ्लक्स का एक दूसरे को क्या करना है? ये क्या करती है? विरोध करती है। और विरोध के कारण क्या होता है कि जो मेन फ्लक्स है उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। मेन फ्लक्स में क्या आएगी? कमी आएगी। और कमी के कारण क्या होता है कि आप सभी को पता है कि अगर फ्लक्स में कमी आती है तो जो प्राइमरी में टर्नों की संख्या है वो कम फ्लक्स उनको मिलेगा, और जिससे क्या होगा कि वो कम फ्लक्स का छेदन करेंगे, और कम फ्लक्स का छेदन करेगा तो यहाँ पर जो E1 का मान है वो क्या मिलेगा? अपने को बहुत ही कम मिलेगा। तो आप सभी को पता है कि फ्लक्स के कारण, यानी जो फाई का मान है उसका मान अगर कम हुआ तो उसके साथ साथ वोल्टता भी क्या होगी? कम होगी। और इन दोनों के कम होने के कारण जो I का मान, यानी जो धारा का मान है वो क्या हो गया? बढ़ गया। सभी को पता है कि यहाँ पर एंटी प्रोपोर्शनल होता है, V समानुपाती क्या होता है? 1 बटा के अंदर I होता है। आप सभी ये चीजें पढ़ते होंगे, ठीक है। तो धारा का मान यहाँ पर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो पहले जाना था कि जब धारा फ्लो हुई है तभी क्या बनता है? चुंबकीय फ्लक्स बनता है। और धारा का मान ज्यादा होने से क्या होगा कि फिर से वो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया? बढ़ेगा। और वही चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने से क्या होगा कि जो खत्म हुआ था, चुंबकीय फ्लक्स में कुछ कमी आई थी, वो क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी में चुंबकीय फ्लक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन का मतलब है कि उनमें कमी या वृद्धि नहीं होती है। कमी या वृद्धि होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपना फ्लक्स से पूर्ति कर लेता है, ठीक है। तो अपने यही कहेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो फ्लक्स होता है उसमें कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होती है। फाइनल रिजल्ट। तो ये था कि ट्रांसफार्मर ऑन लोड पे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। इसके बारे में एक ग्राफ के अंदर बता देता हूं मैं आपको। आपने लेंज का नियम पढ़ा होगा कि जो जिसके कारण उत्पत्ति होती है वो उसी का क्या करता है? विरोध करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर V1 का मान, यानी मैंने सप्लाई वोल्टेज दी, ठीक है। और आपको पता है कि जब एंटी चलते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, तो वो क्या होते हैं कि उनसे 180 डिग्री का क्या होता है? दोनों के अंदर अंतर होता है। यानी ये वोल्टता, इसके कारण धारा के कारण फ्लक्स कटा, फ्लक्स के कारण क्या होगा कि ये वोल्टता उत्पन्न होगी, और वो क्या होगी? इसके बिल्कुल जस्ट उल्टा होगी। यानी इसका मान इसके सप्लाई वोल्टता क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। और उसका दोनों का जो अंतर रहेगा, यानी V1 और E1 का जो अंतर रहेगा वो क्या रहेगा? 180 डिग्री रहता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो यहाँ पर V1 आता है और E1 क्या होता है कि इसी सप्लाई वोल्टेज के कारण पैदा होता है, और इसी सप्लाई के कारण क्या होता है कि E2 भी पैदा होता है। और यहाँ पर जो धारा का मान है वो भी क्या होता है? E1 और E2 भी बोल सकता हूँ मैं। धारा का मान भी क्या होता है? बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। और यहाँ से क्या होता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होता है? 180 डिग्री एंगल पे होता है। और यहाँ पर जो निकलती है वो क्या होती है? IL, यानी लोड धारा का मान होता है। इस प्रकार से ये डायग्राम, ठीक है। और ये 180 डिग्री पे रहता है, और ये कितना रहता है? 90 डिग्री एंगल पे, और ये 180 डिग्री एंगल पे। और ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान है जो 90 डिग्री के एंगल पे है। तो इस प्रकार से वेक्टर डायग्राम। अगर आपसे पूछे कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो धारा के, ठीक है, या सेकेंडरी की धारा के, या प्राइमरी की वोल्टता के, या प्राइमरी के ईएमएफ से कितने डिग्री एंगल पे है, तो आप क्या बताओगे? 180 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर इस प्रकार से रिएक्ट करता है जब लोड पर होता है। अगर बात करें कि लोड आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो पहला लोड आता है वो होता है प्रतिरोधी भार, यानी रेजिस्टिव लोड।
रेजिस्टिव लोड जिसे बोला जाता है प्रतिरोधी भार। रेजिस्टिव लोड यानी प्रतिरोधी भार। आप सभी को पता है कि प्रतिरोध ओनली फॉर उसमें क्या विद्यमान हो, प्रतिरोध विद्यमान हो, उसमें इंडक्टेंस का मान क्या हो, 0, बाकी जितने भी गुण है वो क्या हो, 0। ओनली फॉर क्या होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा लोड है जिसका मान क्या होता है कि ओनली फॉर प्रतिरोध होता है और बाकी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो मैं बता देता हूँ कि जो लैंप होता है, ठीक है, और हीटर और जितने भी आपके ऊष्मक उपकरण है, ऊष्मक उपकरण, जितने भी आपके ऊष्मक उपकरण है वो सारे के सारे यानी जब धारा देंगे उनको तो वो अपने क्या प्रदान कर रहे हैं कि एक ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रेजिस्टिव लोड कहलाते हैं, यानी प्रतिरोधी भार होते हैं। और ये जो प्रतिरोधी भार होते हैं इनके अंदर अगर कलांतर की बात की जाए यानी फाई यानी क्या होता है, कलांतर। अगर कलांतर की बात की जाए तो इनके अंदर कलांतर पाया जाता है कितना, 0 डिग्री होता है। और जो कोस 0 का जो मान होता है कलांतर, आप समझते हो क्या होता है कि दो राशियां होती है, प्रत्यवर्ती राशियां, और प्रत्यवर्ती राशियां के अंदर दो राशियां आती है कि धारा और वोल्टता। धारा और वोल्टता क्या होती है कि एक समय पर अपने स्थान से निकलती है और एक समय पर क्या होती है, हाईएस्ट पे जाती है, एक पे दोनों ही क्या होती है, 0, यानी एक टाइम पे निकलती है और एक टाइम पे क्या होती है, ये 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी इनफेज राशियां कहलाती है। और इनफेज का मतलब होता है कि जिनके बीच के अंदर कलांतर का मान क्या हो, 0 हो, वो क्या होती है, इनफेज कहलाती है। अब बात करते हैं कि इनके बीच में 0 डिग्री का मान है। अब पावर फैक्टर क्या होता है कि धारा और वोल्टता के बीच का जो अंतर, ठीक है, जिसे कोस फाई से यानी कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो पावर फैक्टर रहेगा इनका वो क्या रहेगा, यूनिटी। अब आपको बताना है कि जो रेजिस्टिव लोड होता है इनका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है। अगर कलांतर पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताओगे, इनका कलांतर होता है 0 डिग्री। और ये क्या होती है, रेजिस्टिव लोड के अंदर जो प्रत्यवर्ती राशियां होती है वो क्या होती है, इनफेज होती है। ये चीजें आप बताओगे। अब बात करते हैं कि इसके अंदर अगर लोड की बात करें कि किस प्रकार का जो लोड होता है वो कितना अगर आउटपुट में दिया जाए तो अपने को इनपुट के अंदर कितना है जो भी है, तो बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि P बराबर क्या होता है, पावर निकालनी है मुझे, P बराबर क्या होता है, सकते हैं VI cos फाई होता है। P बराबर क्या होता है, VI cos फाई, या बोल सकते हैं VL IL cos फाई, यानी लोड धारा पे यानी लोड वोल्टेज, लोड धारा और पावर फैक्टर का जो मान, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पावर मिल जाएगी। यानी बात की जाए कि आउटपुट के अंदर यहाँ पर जो लोड लगाए जाते हैं इनकी जो रेटिंग होती है वो किस में आती है, किलोवाट के अंदर। और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो किसमें ली जाती है, kVA के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि VI को मैं लिख सकता हूँ kVA, क्योंकि अपने ट्रायंगुलर त्रिभुज के अंदर पढ़ा था कि जो VI का मान होता है वो होता है kVA। और पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि kW बराबर kVA इंटू में क्या आ जाएगा, cos फाई आ जाएगा। ठीक है, cos फाई। अब बात करते हैं कि यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा था, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे। यानी पावर का जो सूत्र होता है, पावर क्या होती है, किलोवाट में लिया जाता है। और VI को मैं लिख सकता हूँ kVA गुणा में क्या होगा कि cos फाई। ठीक है, अब मेरे पास अगर बात करते हैं कि मुझे 20 किलोवाट का लोड, यानी किलोवाट का अगर मुझे बात करनी है तो अपना जो ट्रांसफार्मर है मान लेते हैं ये 500 kVA का ट्रांसफार्मर है। और इस 500 kVA के ट्रांसफार्मर के अंदर पावर फैक्टर का मान कितना है, यानी मैंने सारा का सारा यहाँ पर रेजिस्टिव लोड लगा रखा है, कोई भी इंडक्टिव लोड नहीं है। तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर मान कितना होता है, यूनिट होता है। तो जो इसका संख्या रहती है वो क्या रहती है यहाँ पर, यानी बराबर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि kW का मान किसके बराबर है, kVA के। यानी जितने kVA का ट्रांसफार्मर था उतना ही अपने को किलोवाट आगे लोड मिल गया। यानी 500 का था, 500 का मिल गया, किसी प्रकार का लॉस नहीं हुआ। ओनली फॉर कौन से लोड पर, प्रतिरोधी भार पर, यानी रेजिस्टिव लोड पर। ठीक है, रेजिस्टिव लोड पर।
यानी मैं ये कह सकता हूँ कि रेजिस्टिव लोड एक ऐसा लोड है जिसके अंदर किलोवाट यानी आउटपुट होता है वो ट्रांसफार्मर की जो केवी रेटिंग होती है उसके क्या होता है बराबर होता है। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी 500 केवी है तो आउटपुट भी अपने को कितना मिलेगा 500 ही मिलेगा। ओनली फॉर कौन से बार पर रेजिस्टिव बार पर। ये चीजें आप याद रखोगे। अब बात करते हैं कि KW बराबर क्या है KVA। अगर मेरे पास अगर 100 केवी का ट्रांसफार्मर है तो मुझे आउटपुट में कितना मिलेगा 100 केवीए। पर ऐसा संभव नहीं होता कि जो ट्रांसफार्मर पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो लोड लगाया जाता है वो सारा क्या हो रेजिस्टिव हो। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, रेजिस्टिव नहीं होता। लगभग में जो 99% जो लोड होते हैं वो क्या होते हैं इंडक्टिव लोड होते हैं। और इंडक्टिव लोड के अंदर जो धारा और वोल्टता के बीच का जो अंतर होता है वो फेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और जिसके कारण क्या होता है कि वोल्टता और धारा दोनों पिछड़ जाती है और उन्हीं फेज अंतर के कारण क्या होता है कि पावर फैक्टर का मान बिगड़ जाता है और जिसके कारण धारा का अनावश्यक रूप से लॉसेज होने लग जाएगा और जिसके कारण क्या होगा कि ट्रांसफार्मर में शक्तियां यानी जो लॉसेज होते हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये था प्रतिरोधी भार पर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा प्रतिरोधी भार पर पावर फैक्टर का मान होता है तो आप क्या बताओगे यूनिटी कालांतर क्या होता है 0 डिग्री। अब बात करते हैं कि एक ऐसा लोड यानी एक ट्रांसफार्मर ऑन लोड पर कार्य कर रहा है और वो अपनी रेटिंग के बराबर आउटपुट प्रदान कर रहा है तो आप क्या बताओगे कि वह कौन सा लोड है। तो आपसे ऑप्शन में आएगा कि इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, रेजिस्टिव लोड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड एक ऐसा लोड है जो क्या होता है कि सेकेंडरी यानी ट्रांसफार्मर की रेटिंग के बराबर आउटपुट प्रदान करता है। अब अपने बात करते हैं कि रेजिस्टिव लोड के बाद, इसके बाद में 2 नंबर आता है आपका इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के अंदर पढ़ते हैं कि इंडक्टिव लोड कौन सा होता है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंडक्टिव लोड क्या होता है। इंडक्टिव लोड बताइए। इंडक्टिव लोड वो होता है जिसके अंदर क्या लगी रहती है कि बहुत सारी कुंडलियां लगी रहती है। इस प्रकार से ऐसी मशीनें जिसके अंदर धारा को प्रवाहित होने के लिए कुंडलियां लगाई गई हो या फिर कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की, वो आपके क्या कहलाते हैं इंडक्टिव लोड कहलाते हैं। इनको बोला जाता है प्रेरकीय भार। प्रेरकीय भार, ठीक है। प्रेरकीय भार सबसे ज्यादा प्रेरकीय भार ही होता है। और बात करें कि रेजिस्टिव लोड के बारे में तो उसका मान क्या होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि प्रेरकीय शुद्ध इंडक्टिव की अगर बात करें कि शुद्ध इंडक्टिव लोड और शुद्ध कैपेसिटिव लोड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शुद्ध इंडक्टिव लोड की। इंडक्टिव लोड कौन सा होता है जिसके अंदर ओनली फॉर इंडक्टेंस का मान क्या हो विद्यमान हो, इंडक्टेंस ही क्या हो उपस्थित हो यानी प्रेजेंट हो। ओनली फॉर इंडक्टेंस ही क्या हो प्रेजेंट हो और आर का मान क्या हो उसके अंदर 0 हो, ठीक है। वो क्या कहलाता है एक शुद्ध इंडक्टिव लोड कहलाता है। और इस लोड के अंदर अगर बात की जाए कि आर का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। आर का मान 0 होने से क्या होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी प्रकार का लॉसेज नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर पावर फैक्टर का मान क्या आता है। इसके अंदर पावर फैक्टर का मान क्या होता है 0 होता है और पावर फैक्टर का मान 0 होता है तो इसके अंदर अगर बात की जाए कि शक्ति की तो शक्ति का भी मान क्या होगा 0 होगा क्योंकि इंडक्टिव लोड के अंदर जो धारा यानी शुद्ध इंडक्टिव की बात करें तो शुद्ध इंडक्टिव के अंदर क्या होता है कि जो वोल्टता होती है वो आगे चलती है 90 डिग्री। यानी मैं इस प्रकार से वेक्टर आरेख बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगी वोल्टता, यहाँ पर क्या आएगी धारा, ठीक है। यानी कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। बात की जाए कि शुद्ध इंडक्टिव लोड में वोल्टता 90 डिग्री आगे होती है, धारा क्या होती है 90 डिग्री पीछे होती है। इस टाइप से होगा, यहाँ पर ये आएगा। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो इस साइड से आपको टर्न करना है और जो आगे आने वाली जो राशि है वो क्या होगी पीछे होगी और पीछे रहेगी वो क्या होगी आगे होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वोल्टता का मान आगे होता है 90 डिग्री किससे धारा से।
तो इसके अंदर जो धारा और वोल्टता का बीच का जो कलांतर है वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और जो cos 90 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि इसका जो पावर फैक्टर होगा, यानी पावर फैक्टर का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर पावर फैक्टर का मान 0 है तो मुझे पावर निकालनी है कि P बराबर VI क्या होता है, cos फाई होता है। अगर cos फाई का मान 0 आ गया तो पावर भी इसकी क्या आएगी, 0 आएगी, यानी पावर का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये किसी भी प्रकार की शक्ति को आगे प्रदान नहीं करेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार के लॉस नहीं होंगे। तो शुद्ध इंडक्टिव लोड आपको कभी भी प्रेजेंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी लोड नहीं होता या फिर ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जिसके अंदर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 हो, यानी 0 ओम हो। ठीक है, कम से कम कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ऐसा कोई भी धातु नहीं बनी है आज तक वर्ल्ड के अंदर कि उसका जो रेजिस्टेंस का मान हो वो क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये था आपका शुद्ध इंडक्टिव लोड। अब बात करते हैं कि अपने कि नॉर्मल इंडक्टिव लोड के बारे में, कि जो आमतौर पर पाया जाता है जिसके अंदर क्या हो, रेजिस्टेंस का मान विद्यमान हो। अब बात की जाए कि शुद्ध इंडक्टिव लोड के अंदर, शुद्ध इंडक्टिव के अंदर क्या होता है, शुद्ध इंडक्टिव पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि नॉर्मल के अंदर जो इंडक्टिव लोड पाया जाता है, तो इंडक्टिव लोड होता है, इसके अंदर क्या होता है कि R का मान होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, जो धातु होगी उसका क्या होगा, प्रतिरोध अवश्य होगा। अब बात करते हैं कि धारा और वोल्टता का जो बीच का अंतर होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर धारा वोल्टता आगे चलती है और धारा का मान पीछे होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि पावर फैक्टर बिगड़ जाता है। यानी पावर फैक्टर का मान क्या होता है, लैगिंग होता है। यानी प्योर 90 डिग्री नहीं होगी, धारा और वोल्टता दोनों 90 डिग्री एंगल पे नहीं होगी, यानी कुछ 45, 47 या फिर 75 या फिर 80 के लगभग होगी। ठीक है, तो प्योर अगर 90 होता तो यहाँ पर क्या आते, पावर 0 आ जाती। यहाँ पर 90 बिल्कुल नहीं होती है, कुछ ना कुछ होती है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि जो Kw का मान है, अगर मैं मानता हूँ कि जो इंडक्टिव लोड होते हैं उनके जो पावर फैक्टर जो दिया जाता है वो होता है 0.98। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। पावर फैक्टर जो इंडक्टिव लोड होते हैं वो आमतौर पर अगर आपको पावर फैक्टर का मान नहीं दिया जाता है तो आप ये वहां पर बताओगे कि इसका पावर फैक्टर क्या है, 0.98 आपको लेना है, 0.98 या फिर 0.9 ले सकते हो, क्योंकि यूनिट पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड का नहीं होता है, ओनली फॉर किसका होता है, रेजिस्टिव लोड का होता है। अब बात करते हैं कि Kw बराबर kV। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 200 kV का ट्रांसफार्मर है और पावर फैक्टर का मान कितना है, 0.98 है। ठीक है, तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बात करते हैं कि यहाँ पर क्या मिलेगा कि जैसे कि अपने यहाँ करते थे कि 0.9 है, तो इस पॉइंट से ये वाली 0 कट गई, 18 यानी 180। तो यहाँ पर जो मिल रहा है मुझे कितना मिल रहा है, 180 मिल रहा है। 180 क्या मिल रहा है, ये किलोवाट मिल रहा है। यानी यहाँ पर जो रेटिंग है वो कितनी आ रही है, 180 आ रही है। ठीक है, और मैंने दी कितने दी, यानी टोटल कितने का था वो, 200 का था। तो 200 के अंदर से मुझे कितना मिल रहा है, 180 मिल रहा है। और यहाँ पर जो 20 का क्या हो गया, लॉस हो गया, 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। और यही लॉस किसके कारण हुआ, ओनली फॉर पावर फैक्टर के कारण। अगर पावर फैक्टर का मान यूनिट होता तो कितना आता, 200 इंटू मल्टीप्लाई 1 होगा, तो यानी इसके बराबर आ जाती। अब धीरे धीरे पावर फैक्टर का मान क्या होता है कि कम होता जाता है, जिससे क्या होता है, लॉसेज बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं पावर फैक्टर लेता हूँ, 0.8 ले लिया, यानी पावर फैक्टर क्या है, 0.8 है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि 200 बराबर 200 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 0.8 आएगा। अब कितना हो गया, 16 यानी 160। तो 200 बराबर कितना आ गया, 160 आ गया, यानी 160 आ गया। यानी यहाँ पर जो व्यय हुई कितना आ गया, 20, यानी 20 जो वाट है वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अपने यह कह सकते हैं कि इंडक्टिव लोड के अंदर जैसे जैसे पावर फैक्टर का मान गिरता जाता है वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाता है और लॉसेज बढ़ते जाते हैं। और लॉसेज के कारण क्या होता है कि धारा का मान बढ़ेगा, उसके बाद में क्या होंगे, लॉसेज होंगे। और आप सभी को पता है कि जो कॉपर लॉस होता है, यानी PC की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है, धारा पे डिपेंड करता है, I पर। अगर I का मान बढ़ता जाएगा तो कॉपर लॉस बढ़ता जाएगा। और PI की बात करें, पावर ऑफ आयरन लॉस, तो वहां पर क्या होगा कि वोल्टता पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये चीजें आपको याद में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पावर फैक्टर का मान गिरेगा और गिरने के कारण क्या होगा कि धारा फ्लो होगी, धारा फ्लो होने के कारण क्या होगा,
कि कॉपर लॉस का मान है बढ़ जाएगा, और कॉपर लॉस का मान बढ़ेगा तो आप सभी को पता है कि कोर वगैरह गर्म हो जाएगी और जिससे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये था आपका इंडक्टिव लोड। अब बात करते हैं 3 नंबर अपने कैपेसिटी लोड की। कैपेसिटी लोड, कैपेसिटी लोड क्या होता है कि अगर शुद्ध की बात करें तो शुद्ध इंडक्टिव और शुद्ध कैपेसिटी दोनों एक जैसे रिएक्ट करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो इंडक्टिव लोड होता है इसमें वोल्टता का मान आगे होता है और धारा का मान 90 डिग्री पीछे होता है। ये तो आपकी क्या होती है, वोल्टता, और यहाँ पर क्या होती है, धारा। और कैपेसिटी के अंदर क्या होती है कि धारा का मान आगे होता है और वोल्टता का मान क्या होता है, पीछे होता है, ओनली फॉर 90 डिग्री। दोनों का जो कलांतर है वो कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अगर शुद्ध कैपेसिटिव और शुद्ध इंडक्टिव की बात करें तो, यानी शुद्ध इंडक्टिव और शुद्ध कैपेसिटिव के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर जो धारा और वोल्टता का जो अंतर है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कैपेसिटिव की बात की जाए वहां पर धारा आगे रहेगी, वोल्टता पीछे रहेगी, और इंडक्टिव की बात की जाए वहां पर क्या होगा कि वोल्टता आगे रहती है, धारा क्या रहती है, पीछे रहती है। ठीक है, और वहां पर भी पावर लॉस क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ भी पावर लॉस क्या होता है, जीरो आता है। अब जैसे कि कैपेसिटी लोड की बात करते हैं, वहां पर क्या होता है कि पावर फैक्टर क्या रहता है, यहाँ पर लीडिंग। आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर पर कैपेसिटिव लोड लगाया गया है तो उसके अंदर पावर फैक्टर किस प्रकार का होगा, तो आप बताओगे लीडिंग। अगर इंडक्टिव लोड जोड़ा गया है तो किस प्रकार का पावर फैक्टर होगा, तो आप बताओगे लैगिंग। लैगिंग का मतलब होता है यहाँ पर दोनों वोल्टेज और धारा में से धारा को लिया जाता है, यानी धारा आगे है या पीछे। अगर धारा आगे है तो बोला जाता है लीडिंग, अगर धारा पीछे है तो बोला जाता है लैगिंग। यहाँ पर धारा पीछे रहती है इसलिए पावर फैक्टर क्या है इसका, लैगिंग, और यहाँ पर धारा क्या रहती है, आगे रहती है, इसलिए बोला जाता है लीडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर भी क्या होता है, लीडिंग होती है, यहाँ पर भी पावर फैक्टर का मान यूनिट नहीं होता, यहाँ पर भी पावर फैक्टर का मान क्या होता है, यूनिट नहीं होता। अब मान लेते हैं कि वही सेम कंडीशन आएगी, यहाँ पर की किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, kVA, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। अब किलोवाट का अगर मुझे मान याद करना है, मेरे पास वही ट्रांसफार्मर है, मान लेते हैं 500 kV का है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, पावर फैक्टर का मान मान लेते हैं अपने एक बार 0.9, क्योंकि लगभग जो मशीनें होती है उनका पावर फैक्टर कितना लिया जाता है, 0.98 या फिर 0.9, तो यहाँ पर 0.9 लिया। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर किलोवाट है, कितना आगे इसका 5×45 450। यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ पर ओनली फॉर कितने का लॉस हुआ है, 50 का लॉस। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ पर कितने का लोड हुआ है, 50 का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 50 यानी टोटल ट्रांसफार्मर कितने का था, 500 का था, 450 रुपये को बाहर मिली है, तो कितने का हो गया, 50 का। यानी 50% जो लॉसेज है, 50% का जो लॉस है वो कहाँ चले गए, सारे लॉसेज के अंदर चली गई है। और ये किसके कारण हुआ, कि पावर फैक्टर के कारण। तो आपको जितने भी आपके लोड होते हैं उनका पावर फैक्टर आपको हमेशा यूनिट की ओर रखना है, ताकि जो धारा का मान अनावश्यक रूप से धारा जो लॉसेज के अंदर जाती है वो कम से कम हो और आपकी जो मशीनें हैं वो अच्छे तरीके से कार्य कर सके। तो ये था कि ट्रांसफार्मर इंडक्टिव लोड पे किस प्रकार से रिएक्ट करता है, कैपेसिटी लोड पे पावर फैक्टर क्या होता है और रेजिस्टिव लोड पे क्या होता है। तो इन तीनों बारों में बता दिया गया आपको कि पावर फैक्टर गिरने से क्या क्या आपको हानि हो सकती है और क्या क्या लॉस या फिर क्या क्या फायदे आपको उठाने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक चीज रह गई मिशिंग इंडक्टिव लोड के अंदर। इंडक्टिव लोड कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था कि जिसके अंदर क्या होती है, कुंडलियां होती है। जिस प्रकार से आप जितने भी आपकी जो घरों के अंदर जो मोटर होती है या फिर ये कह सकते हैं कि एसी यानी एयर कंडीशनर हो गया, वो सारी सारी क्या होते हैं, जिसके अंदर कुंडलियां लगी रहती है वो क्या होती है, सारी मशीनें यानी इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें जहांगीर क्लासेस के साथ। ओके, थैंक यू।